मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एनालिटिक्स पोस्ट। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान से आई हुई अभी एक नई खबर की। अभी ताज़ा तरीन कुछ एक घंटों पहले ही खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर एक चाइनीज नागरिक ने इस्तिंदा वहाँ के इस्तिंदा कानून के तहत वहाँ पे मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कोई टिप्पणी की होगी वहाँ पर, तो उसको पाकिस्तान की जो पुलिस है वो एबटाबाद से उठा ले गई है। और आइए इसको जानते हैं और तफसील शब्दों के साथ। उसके बाद में मेरे पास आपके लिए बलूचिस्तान से जुड़ी हुई कुछ और खबरें हैं, जहाँ पे पिछले महीने ही इसी महीने के अंदर बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने पाकिस्तान के सेना के ऊपर, जो पाकिस्तानी मिलिट्री मशीनरी हैं उनके ऊपर काफ़ी पूरी ताकत और ज़ोर से हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक ये कहा गया है कि इस निंदा के आरोप में चीनी एक नागरिक को पकड़ा गया, जिसमें उस व्यक्ति को पाकिस्तान से एबटाबाद भेजा गया है। तो साथियों, इसमें ये जो बयान दिया है ये कोमिला SHO ने दिया है। और साथियों, पाकिस्तान के अंदर एक कानून है ईस्ट निंदा का, जो वहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, जो इस्लाम के बहुत बड़े पैगंबर हैं और जिनको इस्लाम में काफ़ी श्रद्धा के साथ और मान्यता के साथ उनको काफ़ी माना जाता है। उनके विषय में अगर कोई टिप्पणी करता है या कोई कुरान के विषय में इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, तो पाकिस्तान में ऐसा कानून है कि उसको सजाए मौत का भी प्रावधान है। आइए इस कानून को थोड़ा और जानते हैं। और इसके बाद में ये जो पाकिस्तान में जिस प्रकार से ये इस निंदा कानून का उपयोग करके पाकिस्तान में रहने वाले विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, वहाँ के माइनॉरिटी को निशाना बनाया जाता है, यहाँ तक कि खुले मंच पर बोलने वाले वहाँ के उनके पाकिस्तान के नागरिकों को भी बख्शा नहीं जाता है। तो आइए इस निंदा कानून का क्या सही है और क्या उसमें गलत है और इस चीज़ का क्या महत्व निकलता है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोमिला स्टेशन हाउस के ऑफिसर नसरुद्दीन ने कहा कि इस निंदा के आरोप में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था और उससे दसू जल विद्युत परियोजना के लिए वहाँ पे एक वाटर इलेक्ट्रिकल परियोजना जो चल रही थी, उसमें काम करने के लिए आरोपी ने कोमिला पुलिस स्टेशन पर रविवार को रात को उसको हिरासत में ले लिया। और उसके बाद में उस पर जो आरोप लगाया है वहाँ के मजदूरों ने लगाया है, और ये मजदूरों का ये कहना है इसने मोहम्मद पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी की। अब साथियों, इसको जानते हैं कि ये मामला क्या है। मामला साथियों इस प्रकार का है कुछ कि जब SHO नसरुद्दीन ने गिरफ्तार की पुष्टि करते हुए कहा कि कोमिला स्टेशन में पुलिस नागरिक के खिलाफ पहली सूचना FIR दर्ज की गई थी और शिकायत जिसकी एक प्रति उपलब्ध है, और पाकिस्तान के दंड संहिता 200 धारा 295C में पवित्र पैगंबर शांति उस पर हो के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग आदि का आह्वान करते हैं। यह गुलिस्तान के यासिर शिकायत पर दिया गया था। अब साथियों, इसको आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि ये दोनों जो यासिर और गुलिस्तान है, ये दोनों एक ट्रक ड्राइवर, एक बहुत बड़े ट्रक ड्राइवर हैं। और ये इनकी शिकायत ये थी कि उन्होंने कहा कि इनकी सूचना के भीड़ बरसीन में एक युवक चीनी शिविर के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने उसको बाहर निकाला होगा, तो उनकी कोई आपसी कहासुनी हुई होगी, आपसी रंजिश हुई होगी। इसके भी कई मामले आते हैं साथियों कि अपन देखते हैं कि आपसी रंजिश में भी व्यक्ति के ऊपर धार्मिक मामले का आरोप लगाकर उसको इस प्रकार से टारगेट किया जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा ही होगा कि जब वो चीनी ये आपकी श्रीलंकाई नागरिक था, उसे जिस प्रकार से पाकिस्तान के फैक्ट्री में घसीट कर मार दिया गया था सियालकोट वाले मामले में, तो फिर इसमें पाकिस्तान की काफ़ी बेइज्जती हुई थी।
साथियों देखने जाए तो इसमें एक और चीज़ है, जहाँ में सोमवार को तड़के इसकी एक भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठी हो गई और उसको काराकोरम राजमार्ग को बंद करके आरोपी जो चीनी नागरिक था उसके चाइनीज सिटीजन के खिलाफ बहुत बड़े तौर पर ये लोग नारेबाजी करने लगे और पुलिस द्वारा प्राथमिक जब आश्वासन मिलने पर इन लोगों ने काराकोरम राजमार्ग को खोल दिया। पुलिस ने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीं साथियों इसमें एक और चीज़ देखोगे तो आप इसमें स्थानीय धार्मिक नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और फिर इसका विरोध प्रदर्शन बंद हुआ और उसके बाद में नसरुद्दीन ने डॉन अखबार को बताया कि आरोपी को सेना के हेलीकॉप्टर से एबटाबाद भेज दिया गया, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं भीड़ ज़्यादा उग्र हो गई तो इसको भी उस श्रीलंकाई नागरिक की तरह मार दिए गए। श्रीलंकाई नागरिक को तो मारना सरल था, लेकिन अगर आप चीनी नागरिक को मारते तो आपको पता ही है, चीन तो पाकिस्तान का माई बाप है और उसी के ऊपर तो पाकिस्तान का भी पूरा मामला चलता है। अगर चाइनीज नागरिक को साथियों कुछ होता है तो आप बात नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान को जवाब देना बहुत बड़ा कठिन हो जाता है। पाकिस्तान के लिए चीन जो वर्तमान की परिस्थिति में जिस प्रकार से पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्टर हो रहा है और वो बच रहा है तो वो चाइना की तरफ से ही बच रहा है। लेकिन साथियों क्या आपको पता है कि अतिवाद और कट्टरता और जैसे ये एस्ट्रेजम रेडिकलाइज लोग हैं जो धर्म के नाम पे रिलीजन के नाम पे ये लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और ज़्यादा तरीके से एक्सट्रीमिस्ट होकर ये लोग लोगों को टारगेट करते हैं। आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी को भी इसी प्रकार से सताया जाता है और उनको धर्म के नाम पे उठाया जाता है और कई बार तो उनके हत्याएं कर दी जाती हैं, उनके मंदिरों को, उनके चर्चों को, उनके गुरुद्वारों को तोड़ दिया जाता है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि गुरुद्वारा के अंदर लोग चले गए थे और वहाँ पे गुरुद्वारा के गुरु ग्रंथी को भी मारा गया, पीटा गया। कुछ समय पहले की बात है जो ये ननकाना साहिब में घटना हुई थी। और अभी 11 अप्रैल के एक खबर आई थी, उसमें भी तो SSO को पुलिस वाला था, उसको भी इस भीड़ ने इस निंदा के आरोप में इनको मार दिया था। वहीं साथियों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि 1947 से आरोप अब तक जो मारे गए हैं उनकी कम से कम 89 के आसपास 90 के आसपास लोगों को मार दिया गया है इस निंदा कानून के तहत। और इसकी आप बताएं तो अभी फरवरी में ही 2022 में खानेवाल जिले में एक दूरदराज गांव में पवित्र कुरान को कथित अपमानजनक पीटने एक 1.5 को व्यक्ति को मार डाला। वहीं एक सियालकोट में अभी जो ये श्रीलंकाई नागरिक था, इंजीनियर था, उसे 3 दिसंबर 2021 को इस निंदा में फैक्ट्री ने उसको जिंदा जला दिया और उसको पीट कर मार डाला था। वहीं ये इसकी एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की। उसके अनुसार आज़ादी के बाद देश में 1415 आरोपियों के इस निंदा कानून के मामले में 89 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 1947 से 2021 तक इस निंदा के आरोप हैं। 18 महिलाएं और 71 पुरुष हैं इसमें। देखिए इस निंदा कानून के अंदर इन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। वहीं 107 महिलाओं और 13,308 पुरुषों के खिलाफ मामले आरोप लगाए गए। 90 को मौत दे दी गई और दूसरों को पता ही है जिसके हिसाब से कानून के तहत सजाएं पा रहे हैं। तो कुल 1287 नागरिकों पर 2011 और अब मान लीजिए ये निंदा का कानून 2011 से अधिक बढ़ गया और 2011 से 21 के बीच में निंदा के आरोप लगाए। तो ये अधिकतर आरोपी पंजाब से बताए गए हैं। अब साथियों पंजाब तो ऐसे ही मेन स्ट्रीम में रहता ही है। वहीं आप देखेंगे तो ये जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मेन पाकिस्तान है उसे अभी वर्तमान में पंजाब ही समझा गया है। वहीं साथियों अपन दूसरी अगर रिपोर्ट की ओर जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अभी दूसरी रिपोर्ट ये है कि जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान और शहबाज शरीफ की जो फाइट चल रही है, इमरान खान और आर्मी की फाइट चल रही है। जिस प्रकार से इमरान खान को पाकिस्तान में जाने के लिए
एक बड़ी सी बुलेट प्रूफ बाल्टी ढक कर कोर्ट ले जाया जाता है। ये पूरे विश्व में पाकिस्तान एक हंसी का कारण बन चुका है। और वाकई पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर मौत का डर है, उनको मारना चाहता है कोई। साथ ही मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन मारना चाहता है, लेकिन आप समझदार हैं पाकिस्तान की किन राजनेताओं, किन पॉलिटिशियनों से दुश्मनी है। पाकिस्तान एक के लिए ये इमरान खान बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं। लोग इसे मानते भी हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं। वो पॉलिटिशियन ज़रूर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जानते नहीं हैं। देश कैसे चलाना है, कैसे फैसले लेने हैं, वो इसके मामले में थोड़े फिसड्डी हैं। वहीं आप शहबाज शरीफ मजे हुए पर राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं। उनका परिवार कई पीढ़ियों से पॉलिटिक्स में है। उनके बड़े भाई नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं कई दफ़ा। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि ये जो इनकी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स हैं, वो मजे हुए पॉलिटिक्स होने के कारण इनके ऊपर आरोप भी ये हैं कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इसीलिए करते हैं ताकि ये लोग पैसा कमा सकें। वहीं आर्मी का रोल पाकिस्तान में अलग है। आर्मी का रोल जो पाकिस्तान में ये है कि वो पूरे पाकिस्तान को मैनेज करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान को पूरा मैनेज करना मतलब पाकिस्तान में आर्मी एक व्यापारी भी है, एक पॉलिटिक्स में पार्टी भी है, और आर्मी की पाकिस्तान की डिफेंस लाइन भी है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर आर्मी ही रूल करती है और आर्मी वहाँ पे पैसा कमाती है। कई विश्लेषकों के बारे में बोला गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक इन लोगों ने दुकान समझ रखा और इसमें से ये पैसा लेते गए और समाप्त हो गए। वहीं साथियों, अभी कुछ समय पहले दूसरी भी न्यूज आई कि पाकिस्तान में कई प्रकार से अस्थिरता का कारण आर्मी और वहाँ की पॉलिटिक्स हैं, और पंजाबी जो डोमिनेट हैं वो हैं। वहीं आप देखेंगे तो बलूचिस्तान में भी, मैं आपको बलूचिस्तान की ओर ले जा रहा हूँ कि आज जैसे यूएन की तरफ से खबर आई कि यूएन ने $5.5 मिलियन माफ़ कीजिए, इन लोगों ने पाकिस्तान में जो भी बाढ़ आई थी, जो आपदा थी, उसके लिए इन लोगों ने रिलीज़ किए। तो ये फंड था वो पाकिस्तान को दिया गया इन्होंने। आप देखेंगे इसको मैं और थोड़ा इसको बताता हूँ कि $5.5 बिलियन यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान की सहायता के लिए दिए। अब इसमें साथियों ये है कि इमरजेंसी न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन ऑफ फ्लड अफेक्ट एरियाज। क्या साथियों आपको पता है कि ये लोग जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन ने सोमवार को अनाउंस किया है कि $5.5 मिलियन बलूचिस्तान और सिंध के सबसे कमज़ोर समुदायों को आपातकालीन इमरजेंसी के रूप में इन्होंने देने की बात कही है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन इन द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध इम्पैक्ट बाय द लास्ट ईयर। आपको पता है पाकिस्तान भी के प्रधानमंत्री किसी यूरोपीय देश में थे और वहाँ पे वो $8 मिलियन या बिलियन की मदद मांग रहे थे। खुले मन से उन्होंने एक बात भी बोली थी कि हाँ भाई, मैं आपके पास जब भी आता हूँ, लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं आप हमारे खिलाफ आप ये ना सोचे कि मैं पैसा मांगने आ गया। लेकिन हाँ, हम लोग पैसा मांग सकते हैं और ये भिखारी की तरह हमें मांगना पसंद भी नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड बयान था। अब यूएन की तरफ से पाकिस्तान को मदद मिलने वाली है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध के लिए है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा कि पंजाबी डोमेन वाले लोग बलूचिस्तान और सिंध को कितना चाहते हैं, ये तो पूरे दुनिया के सामने, और बलूचिस्तान और सिंध के लोग भी जानते हैं कि वो लोग ये फंड उन तक पहुंचने देंगे नहीं। वहीं साथियों, इसमें एक और बात है कि बलूचिस्तान में जो भी इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पर जो बलूच फाइटर्स हैं, जो बलूच फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जो हक के लिए लड़ रहे हैं अपनी, वो लोग क्या
पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर पाएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर ये जो फंड आ रहा है वो कर पाएगा, क्योंकि आर्मी और शहबाज शरीफ को पता ही है कि अभी कुछ समय बाद पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति बढ़ने वाली है, और वो सिंध और बलूचिस्तान के लिए तो डेवलपमेंट के लिए कभी न कभी पैसा नहीं देंगे वो लोग। क्योंकि आप एक मैं आपको मतलब कहते हैं एग्जांपल देता हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 44% एरियाज हैं, उसके अंदर से कई नेचुरल चीज़ें निकलती हैं, और उन नेचुरल रिसोर्सेज में से पाकिस्तान 100% वहाँ से निकालता है, लेकिन 1% भी बलूचिस्तान को नहीं देता है। अब सोचिए कि गैस वहाँ से निकलती है, बलूचिस्तान से पंजाब जाती है, पंजाब के लोगों के लिए चूल्हे जलते हैं, उससे पंजाब में एनर्जी जाती है, लेकिन वही गैस जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग, उनके लिए नहीं जा पाती हैं। उसका साथियों कारण ये है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि इन्हें कोई चीज़ें प्राप्त हो, वो देना ही नहीं चाहता है। तो समझ सकते हैं कि, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ के बलूच लीडरों के साथ, बलूच लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करती है। और फिर बलूचिस्तान में भी आपने ये कराची में कोई और लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के अंदर देखा होगा कि बलूच स्टूडेंट हैं जो पढ़ने जाते हैं, जो भारत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, उनके साथ भी इस प्रकार सा व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार का उनके साथ कहेंगे कि व्यवहार किया जाता है कि जो इससे पाकिस्तान के जो बलूच लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता है। ये कहेंगे कि रैकिज़म। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनको पढ़ने नहीं देना चाहते, इनको अपने साथ देखना पसंद नहीं करते, इनकी आइडेंटिटी को ये सहज रूप से पा नहीं सकते, इनको मान नहीं सकते, तो इनको ये फंड क्या रिलीव करेंगे। वहीं अभी IMF में के साथ तो पाकिस्तान का कुछ अच्छा खासा बना नहीं है। पाकिस्तान ने IMF चाहता था कि पाकिस्तान कहीं अपने यहाँ पे डील करे और दूसरे देशों के गारंटियर के तौर पर $350 बिलियन गारंटियर के तौर पर रखे, इसलिए वो $500 मिलियन देगा। तो उसका गारंटियर कोई अभी तक तैयार हुआ नहीं था, लेकिन हाँ सऊदी और UAE ने भी कुछ कहा है कि हम गारंटियर के तौर पर आपको फंड रिलीव करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है, लेकिन वो कैसे करेंगे क्या करेंगे अभी इसका कोई है नहीं तोड़। वहीं साथियों मैं आपको वापस पहले वाले मुद्दे पर ले जाना चाहता हूँ कि अगर चीनी नागरिक को पाकिस्तान के अंदर, चीनी सिटीजन को कुछ होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, और पाकिस्तान को जवाब देना चीनी गवर्नमेंट को भारी पड़ेगा, शी जिनपिंग उनताओ को। शी जिनपिंग साहब अगर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, और चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को एक कैसे ट्रीट करती है वो आपको पता ही है, और वो अगर चाइनीज सिटीजन को कुछ होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत भयंकर आपदा होगी। वहीं साथियों अभी आज हमें भी कई दिनों बाद ये आपके सामने आज मिलने का हमें मौका मिला, इसलिए साथियों कई चीज़ें हम आपके लिए ये लेकर आए थे। इसमें साथियों अभी कुछ दिनों पहले ही एक बयान आया है डॉक्टर सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रहे हैं। तो उन्होंने अभी कुछ राजनीतिक परोक्ष या कारणों की वजह से एक आतंकी, एक टेररिस्ट अटैक को पॉलिटिक्स की तरह भुनाने का प्रयास किया। साथ ही यही सत्यपाल मलिक हैं जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको गवर्नर बनाया और कई तरीके से इनको अच्छे पोस्ट पे भेजा, और ये यहीं थे। और इनको गवर्नर बनाने के बाद ये 370 जो वहाँ की आर्टिकल थी वो हटी, और उसके बाद भी ये यहाँ पे रहे। लेकिन अभी ये किस प्रकार से, क्या पता बुढ़ापे के कारण या इतने वर्षों बीजेपी में रहे थे
और किसी न किसी ऐसे दबाव में या किसी राजनीतिक स्वार्थ के कारण कह दीजिए, ये लोग आज वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। अब पता ही है कि राजनेता हैं तो वो तो बदलते ही रहते हैं, और जब ऐसा इनको लगा ही था कि पुलवामा अटैक के बारे में इस प्रकार की इनकी खुद की टिप्पणी थी कि ये आतंकी हमला ये नहीं बता रहे हैं और गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों को खास लेना चाहिए, क्योंकि अब ये बुढ़ापे में ये लोग सटिया गए हैं। और सत्यपाल मलिक का तो आपको पता ही है कि जब से भारत में किसान आंदोलन हुआ उसके बाद में ये गवर्नमेंट के ऊपर अलग तरीके से ब्लेम कर रहे थे और एक अलग थ्योरी में जाकर काम करने के बारे में सोच रहे थे। और गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी कुछ दिया और भारत सरकार ने भी इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन जो हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो कुछ हद तक राजनीति के लिए कहीं पर भी जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ दिन अभी कल परसों ही एक यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के जेल में बंद ये अतीक अहमद नाम के एक बहुत बड़े अपराधी जो गैंगस्टर और डॉन के नाम से विख्यात था, उसको 4-5 उसके ही कम्युनिटी के बंदों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी अपराधी होता है और वो अपराधी ही रहता है, लेकिन उसको आप देख रहे हैं कि उसको गोली मारने के बाद सारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गई, और जैसे ये इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश रही होगी। लेकिन गवर्नमेंट को कुल मिला के ये लोग ब्लेम करना चाहते थे और योगी आदित्यनाथ जी को एक मुजरिम के रूप में ये लोग बदनाम करना चाहते थे कि देखिए ये कानून से नहीं चल रहे हैं, बंदूक से चल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे आपको पता है कि अतीक अहमद किसका राज खोलने वाला था, किसके पत्ते उसके पास थे। तो इसको मुझे इस मुद्दे में लाने का ये कारण रहा कि अपोजिशन पार्टियां हैं, कुछ भी बोलती हैं, लेकिन आप एक सम्मानित पद पर रहे हो तो आपको कई चीज़ें देखनी हैं, तो आपको इस प्रकार से सोच समझ के बयान देना चाहिए। और बुढ़ापा आ ही गया है तो करते ही रहिए, और देश में इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा मत शो कीजिए जो गलत हैं। गलत लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान जैसा देश तो इन चीज़ों से मज़ा लेगा ही और इन चीज़ों को बताएगा ही, लेकिन ऐसे बड़े राजनेता को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान के विषय में देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान एक भी वर्तमान में जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो आतंकी लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो एक अलग अलग तरीके से जो विश्व में ग्लोबल टेररिज्म है, इसका पाकिस्तान अब हब बना हुआ है कब से। और पाकिस्तान चाहता ही है कि ऐसे जो दूसरे मुल्क हैं उनके ऊपर उनकी होड़ न कर पाए। लेकिन आप देखेंगे कि अभी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान की आवाम इसको जानती है, पाकिस्तान के लोग इसको जानते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर अपोजिशन लीडर इमरान खान तक जानते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जानते हैं, पाकिस्तान में हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि पाकिस्तान में का रुपया, ये भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 4 से 3 रुपये के बराबर है। यहाँ तक कि बांग्लादेश का भी टका है वो पाकिस्तान के 3-4 रुपये के बराबर है। तो पाकिस्तान की हालत के लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान के हालात के लिए भारत की तरफ से कोई टेररिस्ट नहीं भेजे गए ऐसा करने के लिए। पाकिस्तान के किसी तंत्र विद्या में ये इंडिया ने नहीं करवाया कि पाकिस्तान इस स्थिति में पहुँचे जहाँ पर उसकी ये हालत हो। साथियों, ये पाकिस्तान की हालत के जिम्मेदार पाकिस्तान के जो बड़े अफसरान रहे हैं, जो पाकिस्तान के बड़े नेता रहे हैं, जो वज़ीर आज़म रहे हैं, जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई राजनीति से आए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आए हैं, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। आज पाकिस्तान में जितना अलगाववाद फैल रहा है, सेपरेटिज्म फैल रहा है, बलूच लोग अपने हकूक़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें आज रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पढ़ने को शिक्षा नहीं है, और वहाँ उनके लड़कों को उठाया जाता है, उनकी
बहू बेटियों को वहाँ से उठाकर आर्मी के कैंपों में भेजा जाता है और वहाँ पे फिर वापस कभी पाकिस्तान का जो जवान लड़का है वो कभी घर नहीं लौट पाता है। पाकिस्तान का बुजुर्ग जो बलूचिस्तान का जो बुजुर्ग है वो नहीं लौट पाता है। सिंध के अंदर उनके भाषाओं के तौर पर सिंधी मुसलमानों को, सिंधी हिंदुओं को, सिंध के जो जातीय लोग हैं उनको भाषा के नाम पर, उनके सिंधी होने की आइडेंटिटी के नाम पर उनको ब्लेम किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये केवल और केवल पाकिस्तान के संविधान के अंदर इन पंजाबी लोगों, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, उनको ये हकूक़ मिला हुआ है। वहीं आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या देखते हैं? टीटीपी तो ठीक है, मान लीजिए एक रेडिकल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन क्या वहाँ के जो पश्तून हैं उनकी आइडेंटिटी के नाम पे दबाया नहीं जाता? उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता? तो ये साथियों हो रहा है पाकिस्तान में। जगह जगह आप देखेंगे तो अलग अलग देशों की मांग उठेगी और ये पाकिस्तान से सब लोग अलग होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान से अलग होते हैं सिंध और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो ये पाकिस्तान से काफ़ी आगे और डेवलप होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो सोच अभी पल रही है वो पाकिस्तान को ही ले डूबने वाली सोच है साथियों। और आने वाले समय में पाकिस्तान क्या पता नक्शे के बीच में रहे ना रहे, डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ेगा, ये ऐसा कई एनालिस्ट करने वाले लोग हैं वो दावा करते हैं। लेकिन मैं आशा ये करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे देश में भी शांति ये आए और भारत के अधिकतर लोग भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी स्थिर रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान इस सोच से लड़ पाएगा? गरीबी से लड़ पाएगा? कुपोषण से लड़ पाएगा? क्या ये विज्ञान की चीज़ों में इतना अंदर उतर पाएंगे? तो इस चीज़ को साथियों देखना होगा। वहीं साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा ये पूरा वीडियो देखा और आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि साथियों, हमें जब हम ये वीडियो बनाते हैं, जब ये हमें चीज़ें इकट्ठा करते हैं, हम इसे और बेहतरीन करना चाहते हैं, हम इसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक आपके और जो जियोपॉलिटिक्स में इतना दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान इंडिया में के ऊपर मैटर पर दिलचस्पी रखते हैं, अफ़गानिस्तान और ऐसे मिडल ईस्टर्न के काफ़ी वाक़यात हुए तो हैं उनके ऊपर दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और वहीं साथियों, मैं आपको एक और उसमें बात बता रहा था कि हमें इस वीडियो को और तरीके से और अपडेट तरीके से हम आपके सामने लाए और हम तरीके से काम करें, हम और बहुत फैलाव तरीके से काम करें। इसके लिए साथियों हमें फंडिंग की ज़रूरत रहती है, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो साथियों, कुछ समय बाद मैं आपको इसके ऊपर लिंक भी भेज दूँगा और सपोर्ट के लिए मैं आपको इसमें हमारे जो नई फेसबुक पेज हैं, जो ट्विटर पेज हैं, जो टेलीग्राम है हमारा, जो व्हाट्सअप मैं आपको भेजूँगा। तो आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर तो फॉलो कर ही सकते हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे पेज बने हुए हैं, जो यूट्यूब के, आप हमारे चैनल के अंदर चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। वहीं साथियों, अगर फंडिंग की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा चैनल आप तक पूरी ताकत के साथ आए और हम अपनी बात को साफ गोई से, किसी का पक्ष न लेते हुए, किसी का विरोध न करते हुए, साफ तरीके से आपके सामने हम रख सकें। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। धन्यवाद।